हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन अकेडमी दैट इज़ A to Z केमिस्ट्री। स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे, मेरे अकेले के नहीं आपके भी प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हमने स्टार्ट करना है आज का मोस्ट हैपनिंग चैप्टर जिसकी डिमांड काफ़ी दिनों से चल रही है। तो ऐसे आप लोग भी मतलब अगर आप में से किसी बच्चे को भी कोई डाउट हो, कोई ऐसा पर्टिकुलर चैप्टर हो जिसकी आप वीडियो चाहते हो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिएगा। तो आप जानते हो हर एक बच्चा मेरे लिए यूट्यूब का स्पेशल है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मैं आप बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैच हो चुकी हूँ, तो आप लोगों की डिमांड पूरी किस लिए नहीं करती, ठीक है। तो आज बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के कि नहीं भाई आज तो ये चैप्टर देना ही पड़ेगा, जितना मेरे से बन पाएगा, 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो जितना ये चैप्टर का बन पाएगा, मैं शॉर्ट क्लिप्स देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। छोटी छोटी वीडियोस ही बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे। छोटी वीडियो क्यों, बड़ी वीडियो में तुम लोग बोर हो जाते हो, सोने लगते हो, तो छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे। एक वीडियो कर ली, थोड़ा सा घूमाओ, थोड़ा सा रिफ़्रेश हुआ, पानी पी लिया, कुछ खा लिया, थोड़ा सा रिफ़्रेश हो गए, फिर आगे दूसरी वीडियो को देखोगे, ठीक है। तो इसलिए मेरा टारगेट यही है, मेरा जो एजम्पशन है वो यही है कि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो से बच्चा बोर हो जाता है, तो थोड़ी 20-20 25-25 मिनट की क्लिप्स ही करेंगे, इससे ज़्यादा वीडियो हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो जीरो से हीरो, वही अपना अंदाज़, वही पुराना स्टाइल बनाने का, पढ़ाने का। जीरो से हीरो बच्चों को बनाना है, हर एक चैप्टर में, हर एक टॉपिक में जीरो से हीरो को लेते हुए आज नया चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रही हूँ जी आप लोगों को। स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11th प्लस CUET हर एक बच्चे के लिए ज़रूरी है, चाहे वो CUET की तैयारी करेगा। +2 वाले बच्चे भी इस चैप्टर को कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चों की +1 वीक रही है वो इस चैप्टर को देख के अपनी नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन को रेडी रख सकता है। बट +1 वाले चैप्टर, +1 वाले बच्चे क्या तो ये सिलेबस ही है। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को करते हुए सबसे पहला टॉपिक रहेगा इसके अंदर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट करवा के भाई मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, ना अपना ना तुम्हारा। मैं नहीं चाहती कि मेरे से रिलेटेड किसी भी बच्चे का 1 मिनट भी वेस्ट हो। 1 मिनट कीमती है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जैसा टॉपिक करवा के, जिसमें से कोई भी पेपर का टॉपिक नहीं बनता, सिर्फ 3-4 डेफिनेशन बनती है, उसकी मैं शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी, ठीक है। क्या क्या डेफिनेशन बनती है? कैनाल रे, कैथोड रे और एक्सरेज, ये 2-3 छोटी छोटी सी डेफिनेशन बनती है। और भी कोई होगी तो मैं देख लूँगी और उसका शॉर्ट क्लिप डाल दूँगी, शॉर्ट्स डाल दूँगी चैनल पे। अब चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें वेरी फर्स्ट टॉपिक है आपके पास हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स में पेपर से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता, बट हाँ एक बार NCERT पढ़ के या फिर प्रदीप की बुक में से आप एक बार रीडिंग ले लेना, जरूर गो थ्रू हो जाना, इसमें से पता लग जाएगा कि है क्या पिछले ज़माने की, मतलब जब साइंटिस्ट इस पर वर्क कर रहे थे तब कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए थे, क्या कुछ होता था उस टाइम में, 50s में, 70s में, 15s में, 70s में, तो क्या क्या होता था, वो सारी पुरानी बातें हैं जो पेपर में इस टाइम पे कोई भी नहीं पूछता। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में आपने ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, बस आपने जो एक टेबल है ना, वो टेबल मैं बनाने जा रही हूँ, उस टेबल को बहुत अच्छे से करना है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की ये टेबल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आप सब जानते हो कि एटम के अंदर 3 पार्ट होते हैं, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके सिंबल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया? J.J. थॉमसन, गोल्डस्टीन, J. गोल्डस्टीन, J. चैडविक, उनके 3 इसको डिस्कवर किया गया था। चार्ज कितना? -1 +1 0। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। मास कितना है? kg के अंदर बताने जा रही हूँ, 9.1 × 10⁻³ kg, 1.67 × 10⁻² kg, 1 इसका और इसका बराबर है 27 × 10⁻² kg। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
तो ये टेबल याद करनी है आपने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डबल स्टार, जितने हो सके स्टार लगा लो इस टेबल पे। इस टेबल में 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा। आपसे किसी भी साइंटिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, इसका मास और इसका चार्ज। ठीक है जी, तो ये चीज़ आप ज़रूर याद करिएगा कि इसके अंदर ये टेबल के बारे में क्या कुछ है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस सब का आपने। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो टॉपिक है ये भी है तो 9th क्लास का ही, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट तो 9th का नहीं है। अब जो टॉपिक है वो 9th क्लास का है, बट फिर भी मैं करवाऊंगी क्योंकि कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है। मॉडल्स ऑफ एटम, मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर। सबसे पहला मॉडल है आपके पास थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। इसी को रेजन प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। रेजन मॉडल भी इसी को कहा जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल भी इसी को कहा जाता है। ये सारे इसी के नाम हैं, कई बार इकट्ठा भी कह देते हैं रेजन प्लम पुडिंग। ठीक है, ये सारे इसके नाम हैं। सबसे पहले आपको किसी भी एमसीक्यू के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इन सारे नाम की, ये नाम किस मॉडल के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसने क्या कहा था, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में इसके हिसाब से जो एटम है ना, थॉमसन के हिसाब से जो एटम है, दीज आर द बिग स्फेरिकल बॉल। ये बड़ी सी बॉल है, इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो फंसा हुआ है। नेगेटिव चार्ज आर एम्बेडेड। एम्बेड होने का मतलब क्या है, मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ, नेगेटिव चार्ज इज एम्बेडेड। एम्बेड का मतलब क्या होता है, फंसे होना, एम्बेड हो जाना, फंस जाना। कहता है वैसे फंसा हुआ है जैसे तरबूज के अंदर बीज फंसे हुए होते हैं। एज लाइक सीड्स आर एम्बेडेड इन द वाटरमेलन, जैसे सीड्स फंसे हुए होते हैं वाटरमेलन के अंदर, सिमिलरली नेगेटिव चार्ज फंसा हुआ है किसके अंदर, एटम के अंदर। और जो बचा हुआ पोर्शन होता है, जो आप वाटरमेलन का रेड वाला पोर्शन खाते हैं ना, जो हम ईट करते हैं, रेड वाला पोर्शन, ये रहा रेड वाला पोर्शन। तो इसके बारे में इसने क्या कहा, ये क्या है, प्रोटॉन। ये क्या है, प्रोटॉन। किसने कहा ये बात, प्रोटॉन है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में थॉमसन ने कही कि ये सारे तो क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉन है, लो जी बना दिया, इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है आपके पास, प्रोटॉन है। इस टाइम पे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में ये बात बताई गई कि वाटरमेलन के अंदर जैसे बीज होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन है, और जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो वाला होता है जो रेडिश पोर्शन हम खाने का काम करते हैं। तो ये था इसका थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। एक बार इसको रीड कर लेना और अपनी लैंग्वेज के अंदर आप इसको बना के लिख सकते हो। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद है हमारे पास दूसरा मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है रदरफोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसके लिए क्या किया, वुडन ब्लॉक लिया, ये क्या है, वुडन ब्लॉक, लकड़ी का गुट्टा, वुडन ब्लॉक, लकड़ी का गुट्टा, लकड़ी का टुकड़ा लिया, वुडन ब्लॉक लिया। इसके यहाँ पे क्या लिख दी, ये रख दिया अल्फ़ा रे, क्या है ये, अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा पार्टिकल रख दिया। इसमें से निकलने वाली बहुत सारी रेज़ हैं। हमने कहा देयर आर लाखों रेज़ कमिंग फ्रॉम द अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज़ निकल रही हैं। ठीक है, इस इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज़ को हमने पास करवा दिया किससे, स्लिट से। स्लिट इज़ लाइक अ विंडो। स्लिट एक तरीके से एक छोटी सी विंडो होती है। जैसे मान लो सनलाइट है, सनलाइट बाहर धूप है, धूप में बहुत सारी रेज़ आ रही हैं, हमने एक छोटी सी विंडो खोल दी कि थोड़ी सी रे मुझे चाहिए, हल्की सी रेज़ चाहिए, तो थोड़ी सी विंडो खोल के रख दिया। अब उसमें से, विंडो में से कौन सी रेज़ पास हो रही हैं, ऐसी रेज़ जो सीधी थी, विच आर स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट रेज़ इसमें से पास आ गई, ये क्या है, स्लिट, स्ट्रेट रेज़ पास हो गई। अब इस स्ट्रेट रे को स्ट्राइक करवा दिया गोल्ड की
फॉइल के ऊपर। गोल्ड फॉइल क्यों लिया? दुनिया के जितने भी, हम यही तो कहते हैं कि एवरी सब्सटेंस इज़ मेड अप ऑफ एटम। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो एटम से मिलके बन रही हैं, तो गोल्ड फॉइल इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ मैटर। तो इसके अंदर भी क्या होना चाहिए? एटम होना चाहिए। इसी पे एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी इसको कहा जाता है। तो जब इसमें से इस पे ये टकराई तो यहाँ पे इसने लगा दिया स्क्रीन। इस स्क्रीन को क्या कहते हैं? ZNS की स्क्रीन। इसे ना क्या कहा जाता है? फोटोग्राफिक फिल्म। फोटोग्राफिक फिल्म। जो पर्दा होता है ना, पर्दा जैसे हम मूवीज़ देखते हैं या प्रोजेक्टर चलता है, तो पर्दे पे जब स्क्रीन आती है तो वो कहलाती है फोटोग्राफिक फिल्म। ठीक है, फोटो आ रही है किसी भी पर्दे के ऊपर, फोटोग्राफिक फिल्म है। तो यहाँ पे खड़ा खड़ा ये ऑब्जर्व कर रहा था इस फोटोग्राफिक फिल्म पे। तो यहाँ से जब ये सारा पूरा प्रोसीजर लगाया गया, इस एक्सपेरिमेंट को करवाया गया, तो क्या देखा इसने देखा कि यहाँ पे मैंने कहा लाखों रेज थी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज। अब इसमें से सिर्फ 20,000 20,000 रेज कमिंग आ रही हैं। इसमें से 20,000 रेज में से सिर्फ 19,000 आउट ऑफ, क्या कहोगे, आउट ऑफ 20,000 19,000 पासेस स्ट्रेट। 19,000 रेज क्या थी? सीधी पास हो गई। मेरी बात समझ में आई? ये ऑब्जर्व कर ली गई कहाँ पे? फोटोग्राफिक फिल्म पे ऑब्जर्व करी इसको, रेस को कर लिया। 20,000 में से 19,000, 20,000 में से आउट ऑफ 20,000 19,000 रेज आर पास स्ट्रेट, गो स्ट्रेट। अब सुनो जरा मेरी बात बड़े ध्यान से। मैं मान लो मैं अल्फ़ा रेज हूँ, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इधर बड़ी आसानी से जा रही हूँ, इधर से इधर बड़ी आसानी से आ पा रही हूँ, फिर मैं इधर से इधर बड़ी आसानी से जा रही हूँ। अरे मैं कोई गेम नहीं खेल रही, मैं जस्ट तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से जा सकते हो तो इसका मतलब रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई होगी, तभी आप आसानी से चलेंगे। मान लो यहाँ पे कोई गेट है या यहाँ पे कोई पत्थर पड़ा है मेरे रास्ते में, बहुत बड़ी चट्टान है, ठीक है, तो मैं क्या आसानी से जा सकूँगी यहाँ से लेके इस पॉइंट तक? नहीं जा सकती भाई, कहीं भी नहीं जा सकते हम। मैं यहाँ से लेके इस पॉइंट तक अगर मेरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं है तो मैं आसानी से जा सकती हूँ, बट अगर कोई रुकावट है तो क्या मैं आसानी से जा सकती हूँ? नहीं जा सकती। सिमिलरली क्या अल्फ़ा रेज जब आसानी से पास हो गई तो रदरफोर्ड भाई साहब ने सोचा अगर 20,000 में से 19,000 रेज पास हो रही हैं तो इसका मतलब बहुत सारी जगह एटम के अंदर क्या है? खाली है। ये खाली जगह ही तो है, ये स्पेस ही तो है जो खाली है, तभी तो हम पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसने कंक्लूज़न निकाला, कंक्लूज़न लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, कंक्लूज़न क्या निकाला? मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम आर एम्प्टी। बहुत सारी जगह क्या है? खाली है। कैसे पता लगा? 20,000 में से अगर 19,000 रेज सीधी पास हो रही है, इसका मतलब बहुत सारी जगह क्या है? खाली है। उसके बाद बच गई कितनी? 20,000 में से 19,000 तो सीधी चली गई, बच गई कितनी? 1000 रेज बच गई। 1000। अब ये तो था पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा उसने क्या ऑब्जर्व किया? 999 रेज गो डिफ्लेक्ट। कैसे? ये जब कुछ देखा गया कि ये कुछ रेज ऐसी थी जो कोई ना कोई एंगल बना के क्या हो रही थी? डिफ्लेक्ट हो रही थी किसी सम एंगल से। अब सोचो, रास्ता मोड़ लिया, डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है? किसी एंगल से मुड़ गई। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाना चाहती हूँ, मेरे रास्ते में एक बहुत बड़ी चट्टान आ गई, बहुत बड़ा पत्थर आ गया, उस पत्थर को मैं अपने रास्ते से हिला नहीं सकती। पॉइंट टू बी नोटेड। अगर वो कोई छोटा मोटा पत्थर होता ना तो मैं उसको चुटकियों में अपने रास्ते से हिला देती, हट, पत्थर को हाथ मारती, हट, हिल जाता है ना। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ी चट्टान है, अगर बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ी चट्टान है, तो क्या हम उसको आसानी से हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। क्या करें? सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? भाई साहब मुझे अपना रास्ता चेंज करना पड़ेगा, ये चट्टान भाई साहब तो हिल नहीं रहे हैं, है ना। तो हमने क्या किया? अपना ही रास्ता
चेंज कर लिया थ्रू सम एंगल, किसी ना किसी एंगल के थ्रू। अगर आपने अपना रास्ता चेंज कर लिया तो कितनी रेज ऐसी थी जिन्होंने अपना रास्ता चेंज किया? 999 रेज ऐसी थी जिन्होंने अपना रास्ता चेंज किया। मतलब उन 999 के रास्ते में कुछ आया होगा, और जो ये आया है ये बहुत भारी है जिसको आसानी से हटाया नहीं जा सकता। मेरी बात समझ में आ रही है? तो 999 रेज गो डिफ्लेक्ट, मतलब सेकंड इसने, फर्स्ट पॉइंट इसने कहा बहुत सारी जगह खाली है, सेकंड कंक्लूजन इसने क्या दिया? सेकंड कंक्लूजन क्या दिया? इसको रब कर दूं। सेकंड कंक्लूजन क्या दिया? सेकंड कंक्लूजन दिया कि देयर आर हैवी चार्ज बॉडी इनसाइड द एटम के अंदर हैवी चार्ज बॉडी है। हैवी है, स्पेशल बात मेंशन कर दी कि ये जो बॉडी है ना ये बहुत हैवी है, भारी भरकम है। ठीक है जी, बच गई कितनी? सिर्फ एक रे। अब क्या ऑब्जर्व किया गया फोटोग्राफिक फिल्म पे? ये जो एक रे आ रही थी ना, ये इधर आई, यहाँ पे टकराई, यहाँ से टकराई, यहाँ पे टकराई, यहाँ पे टकराई, आगे तो गई नहीं, यहाँ पे ये ब्लैक रेस थी। ठीक है, यहाँ पे आई, टकराई और वापस मुड़ गई, आई, टकराई और वापस मुड़ गई। मतलब मैंने अल्फा रेस के बारे में एक बात और सुनो, ये जो अल्फा पार्टिकल है इससे जो निकलने वाली रेस है ये नेगेटिव चार्ज है। अब मैं नेगेटिव हूँ, मान लो मैं अल्फा रे हूँ, मैं नेगेटिव हूँ, मेरे को नेगेटिव ही कुछ मिल रहा है आगे, नेगेटिव रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, नेगेटिव रिपेल ईच अदर। तो मतलब एक रे ऐसे थी जिसको रास्ते में कुछ नेगेटिव दिखा, रास्ते में नहीं, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे जब वो एटम के अंदर एंटर ही कर रहा था। मान लो नेगेटिव, मैं नेगेटिव हूँ, नेगेटिव मैं कहीं जा रही हूँ और मुझे नेगेटिव दिख गया, मैं तो वहीं से रास्ता मोड़ लूँगी क्योंकि रिपल्शन क्रिएट हो गई। मैं कहीं जा रही हूँ, रास्ते में स्टार्टिंग पॉइंट पे लिखा हुआ है बिवेयर फ्रॉम डॉग्स, कुत्तों से सावधान, और वहाँ पे बहुत बड़ा भयंकर शेरू टाइप्स डॉगी खड़ा है, वो शेरू टाइप डॉगी नेगेटिव चार्ज लेके बैठा है, मुझे तो भाई साहब बोटर लगता है। तो इसका मतलब यहीं से क्या कर लिया, अपना रास्ता मोड़ लिया, अपना रास्ता मैंने क्या कर लिया, डिफ्लेक्ट कर लिया। कितने एंगल पे? रिपल्शन मैक्सिमम किस एंगल पे हो रही है? 180 डिग्री पे हो रही है। तो वो 180 बिल्कुल अपोजिट कर लिया, इधर उधर नहीं मुड़ा, मैं तो भाई साहब जहाँ से आई थी दबे पाँव वहीं से वापस मुड़ गई। तो इसका मतलब सिर्फ एक रे ऐसी थी, वन रे विच रिफ्लेक्ट, मतलब रिफ्लेक्ट, बिल्कुल ही रिफ्लेक्ट कर गई थ्रू 180 डिग्री, जहाँ से आई वहीं को वापस मुड़ गई। ये लो जी, इट मीन्स देयर आर नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल in the starting of एटम के बिल्कुल स्टार्टिंग में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जिसकी वजह से रिपल्शन क्रिएट हुई और वो 180 डिग्री पे वापस मुड़ गया। आई थिंक आप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। ये क्या है? ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन, इसको आप अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो। ये क्या है? कंक्लूजन। ये क्या है? पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ तक करने के बाद एक बार मैं वीडियो को थोड़ा सा ख़त्म कर रही हूँ। जल्द ही वीडियो सेकंड पार्ट भी इसका जल्द ही डाल दूँगी। ये हो गया मॉडल्स ख़त्म, मॉडल ख़त्म हो गए। अच्छा हाँ, एक बात और रुक जाओ, इस मॉडल के अंदर इसकी स्टेबिलिटी क्या है, मतलब इसकी लिमिटेशन क्या है? इसकी लिमिटेशन भी है। भाई ये फेल हो गया था, क्यों फेल हो गया था? एक बात और बताना चाहती हूँ, इसको फेल होने से पहले ये एक बार रब कर रही हूँ, ध्यान देना। युहान प्लीज डोंट डू दिस। स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो देख ले, रदरफोर्ड ने क्या बनाया था। मैं इसने क्या कहा, पहला कंक्लूजन क्या निकाला? मोस्ट ऑफ द स्पेस आर एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द स्पेस आर एम्प्टी। ये एम्प्टी जगह है, ये एम्प्टी जगह है। हैवी चार्ज बॉडी इनसाइड द एटम, एटम के अंदर हैवी चार्ज बॉडी है, प्रोटॉन प्लस
न्यूट्रॉन, और एंट्री पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन एंट्री पे खड़ा है। इलेक्ट्रॉन एंट्री पे खड़ा है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो क्यों डाल दिए अंदर, हैवी बनाना था। अगर हैवी बनाना था तो मैंने 2 डाल दिए, अब 2 डाल दिए इसलिए ये काम हो रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में खड़ा है। तो ये हो गए हमारे मॉडल। अब इसकी लिमिटेशन है, इसने ना स्ट्रक्चर तो बता दिया बट इसकी स्टेबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। स्ट्रक्चर तो बता दिया, स्टेबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो यहाँ से आप याद रखना इसकी लिमिटेशन, इसने स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया था। आगे रदरफोर्ड के बाद बोहर आएगा काफ़ी बाद में, तो वो इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बता पाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलते हैं, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।